सबसे पहले जानते हैं भावर एवं तराई क्षेत्र को। भावर मृदा का निर्माण हिमालय से आने वाली नदियों के भारी निक्षेप से होता है। जैसे कि आप जानते हैं, जब हिमालय से नदियाँ बहकर आती हैं तो बहुत सारे पदार्थ अपने साथ बहा लाती हैं। इनमें क्या क्या होता है? मृदा का निर्माण बड़े एवं छोटे कंकड़, पत्थर तथा मोटे बालू से होता है। जो भी मिट्टी या पत्थरों से कट कट कर कंकड़ या पत्थर आते हैं वो हिमालय से बहकर इसी क्षेत्र में आ जाते हैं और इसी प्रकार यहाँ पर मृदा का निर्माण होता है। तराई क्षेत्र के बारे में बात करें तो इस क्षेत्र की मृदा में महीन कण होते हैं। यहाँ की मृदा समतल, दलदली एवं नम होती है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप किसी पत्थर को तोड़ें, उसे एक कटोरे में भरें और उसमें पानी भरें तो आपको वहाँ का पानी बहुत साफ दिखाई पड़ेगा और उन पत्थरों के अंदर से भी आप पानी को देख सकते हैं। इसी प्रकार भावर क्षेत्र की जो भी नदियाँ हैं, इनमें जो भी जल बहाव होता है उसमें मोटे मोटे कंकड़ पत्थर और मोटे बालू से आप वहाँ की मिट्टी का जो बसाव है या जो उसकी तलछटी में आप उसको देख सकते हैं। और तराई क्षेत्र में यही कण बहते बहते महीन हो जाते हैं, इसलिए यहाँ की मृदा समतल हो जाती है और दलदली और नमी रहती है, क्योंकि यहाँ मृदा के महीन कण होते हैं। जिस प्रकार आप देख रहे होंगे इस चित्र में, ये वाला जो आपको पीला वाला भाग दिख रहा है, ये हमारा भावर एवं तराई का भाग है। और इस भाग को भी हमने दो भागों में बांटा था, भावर और तराई में। तो भावर की मृदा बड़े और छोटे दोनों प्रकार के कंकड़ पत्थर तथा बालू से मिलकर बनी है, जबकि जो तराई क्षेत्र की है इसकी मृदा में महीन कण ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये तो हुई मृदा की स्थिति। अब मध्य के मैदानी क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है उस बारे में जानते हैं। मध्य के मैदानी क्षेत्र में उपजाऊ एवं जलोढ़ मृदा होती है, अर्थात यहाँ की, जैसे कि हमने जब इस भाग 2 को अध्ययन किया था तब जाना था सबसे उपजाऊ भाग मैदानी भाग ही है, अर्थात सबसे ज़्यादा कृषि और फसलों का उत्पादन इसी भाग में किया जाता है। यहाँ की मृदा में काप मिट्टी, कीचड़, बालू और इन सभी तथ्य हमें यहाँ की मृदा में पाए जाते हैं, अर्थात यहाँ की मृदा काप मिट्टी, कीचड़ और बालू से निर्मित होती है। आप इस क्षेत्र को तो देख ही पा रहे होंगे, आप देख रहे हैं ये मध्य का मैदानी भाग है और यहाँ पर जो भी मृदा है वो बहुत उपजाऊ होती है। इस मृदा को हमने किस प्रकार वितरित किया है आइए देखते हैं। इसको हमने दो भागों में बांटा है, खादर में और बांगर में। हमने यहाँ की जो उपजाऊ जलोढ़ मृदा है उसको भी हमने दो भागों में विभाजित किया है, खादर और बांगर। इनकी क्या विशेषताएं है? नवीन जलोढ़ मृदा होती है, जो भी मिट्टी बहकर आती है वो और नवीन होती है उसे हम खादर के नाम से जानते हैं। और जो पुरानी यानी खादर के बाद जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसे हम बांगर के नाम से जानते हैं। तो जो उपजाऊ जलोढ़ मृदा है उसको भी हमने दो भागों में विभाजित किया। ये नाम आपको स्मरण रखने होंगे, खादर और बांगर। नवीन जलोढ़ खादर और पुरानी जलोढ़ इसको हम बांगर के नाम से जानते हैं, जो कि हमें मध्य के मैदानी क्षेत्र से प्राप्त होती है। अब दक्षिण के पठारी भाग, यहाँ की मृदा किस प्रकार की होती है इस पर एक नज़र डालते हैं। दक्षिण के पठारी भाग में लाल मिट्टी मिलती है, जो हल्के लाल रंग की बलुई दोमट, परवा मिट्टी, राकर, भौर एवं काली मृदा के समान चिकनी मार मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। और ये मिट्टी किस प्रकार हमारी फसलों के लिए कैसी होती है इसके बारे में जानते हैं। अब उत्तर प्रदेश की वनस्पति, और जैसे कि हमने अभी चर्चा की चिकनी मार मिट्टी, इनमें भी फसलें उगाई जाती हैं। किस प्रकार की फसलें इन तीन प्राकृतिक विभागों में उपजाई जाती हैं, इन पर जब हम विस्तृत चर्चा करेंगे तो एक एक तीनों भागों की वनस्पति के बारे में हमें उसका ज्ञान हो जाएगा। तो देखते हैं पहले भावर एवं तराई क्षेत्र की। भावर क्षेत्र में कृषि कार्य अत्यंत कठिन है। भावर एवं तराई क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन वनों में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? साल, गूलर, बेर, पलाश, इमली, शीशम, महुआ, सेलम आदि वृक्ष और बांस के झुरमुट तथा झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। इनमें से कुछ वृक्ष तो आपने अपने आसपास देखे होंगे, कुछ के नाम भी आपने सुने होंगे। इन सभी को आपको याद रखना है और ये भावर एवं तराई क्षेत्र की वनस्पति के अंतर्गत आते हैं।
तराई क्षेत्र में वनों को साफ करके बड़े बड़े फार्म स्थापित किए जा रहे हैं। पहले घने जंगल थे, झाड़ियाँ थीं, बांस के झुरमुट थे। जब हमें कृषि योग्य फसलों की ज़रूरत हुई और कृषि योग्य भूमि की ज़रूरत हुई तो इन वनों को साफ़ किया गया और वहाँ पर फार्म स्थापित किए गए। कौन कौन सी फसलों के फार्म स्थापित किए गए? गन्ने व धान के लिए यहाँ पर फार्म स्थापित किए गए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये चित्र, इस प्रकार के जो बांस के झुरमुट और झाड़ियाँ थीं उनको काटकर गन्ने एवं धान की कृषि की जा रही है और इस क्षेत्र में भी कृषि कार्य अब संभव हो सका है। मध्य के मैदानी क्षेत्र की वनस्पति के बारे में जानते हैं। अभी इससे पूर्व हमने अपने भावर एवं तराई क्षेत्र के बारे में जाना। अब हम जानते हैं मध्य के मैदानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति उगती है या हम कौन कौन सी कृषि या फसलों को वहाँ पर उगाते हैं। इस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन वनों में कौन कौन से वृक्ष होते हैं, आइए जानते हैं। साल, पलास, बेल, नीम, महुआ, शीशम आदि वृक्ष हमें मध्य के मैदानी क्षेत्र से मिलते हैं। मैदानी क्षेत्र में वनों को साफ कर कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया जा रहा है। जैसे कि हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं वैसे ही वनों का कटाव भी जारी है और कृषि योग्य भूमि का निर्माण किया जा रहा है और फसलें उगाई जा रही हैं। इनके कारण यहाँ पर वन कम मात्रा में अब बचे हैं, जबकि आज से पूर्व प्राचीन समय में बहुत सारे वनों की मात्रा थी। धीरे धीरे कृषि योग्य भूमि के कारण यहाँ पर वनों की कटाई निरंतर हो रही है और इसलिए वन बहुत कम मात्रा में बचे हैं। तो हम सभी को वृक्ष जरूर लगाना चाहिए जिससे कि हमारी पृथ्वी हरी भरी रह सके और हमारा उत्तर प्रदेश राज्य भी हरा भरा रह सके। अब जानते हैं दक्षिण के पठारी भाग की वनस्पति के बारे में। इस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय कटीली झाड़ियों के वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में अकेसिया, कंचा, फुलई, थोर, नीम आदि वृक्ष एवं कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। जैसे कि पठारी भाग है तो शुष्क होगा, इसलिए यहाँ ज़्यादा मात्रा में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। संपूर्ण पठारी भाग में शुष्क खेती की जा सकती है, अर्थात जहाँ कम पानी की आवश्यकता हो। चूँकि ये पठारी भाग है इसलिए यहाँ पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अनेक उपाय किए गए हैं, किंतु फिर भी यहाँ पर शुष्क खेती ज़्यादा की जाती है। पैदावार यहाँ पर सामान्य रहती है और सिंचाई और उर्वरकों के प्रयोग से अच्छी उपज भी पाई जाती है। सरसों, मटर, सोयाबीन, चना, अरहर आदि की पैदावार इन जगहों पर की जाती है। उत्तर प्रदेश में वन्यजीव, अनेक प्रकार के वन्यजीव यहाँ पर मिलते हैं, जैसे हाथी, ऊंट, बाघ, बारहसिंगा, भालू, चीता, पांडा, अजगर, मगर, सांभर, लोमड़ी, सियार। आइए इनको एक एक कर चित्र के माध्यम से देखते हैं। बारहसिंगा, हाथी, बाघ, देखिए ये सभी चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। पांडा, अजगर, मगर, सांभर, लोमड़ी। उसके बारे में यहाँ पर अनेक प्रकार की रंग बिरंगी चिड़िया भी पाई जाती हैं। उन चिड़िया के भी चित्र हम देखते हैं और जानते हैं कौन कौन से पक्षी हमारे उत्तर प्रदेश के इन वनों में पाए जाते हैं। कबूतर, मयूर, तोता, मैना, गौरैया, कौवा, कोयल, किलहटी, कठफोड़वा, बगुला, बतख और जलमुर्गी। और आइए देखते हैं इन सभी के चित्र भी। आप देख पा रहे हैं इन चित्रों को। बगुला, कोयल, बतख, कबूतर और कठफोड़वा। अच्छे लग रहे हैं ना ये चित्र। इन चित्रों के माध्यम से आप इन सभी पक्षियों को याद रखेंगे और जानेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में कौन कौन से वन्यजीव पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान दुधवा, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिलों में 490 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में फैला हुआ है। आप राष्ट्रीय उद्यान तो जानते ही होंगे, राज्य प्राणी उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व, राज्य वन्यजीव विहार, राज्य पक्षी विहार। इन सभी में हम सभी वन्य जीवों को संरक्षित रखने का काम करते हैं, अर्थात जिनके ऊपर कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं और उनको हमें बचाना है, जिनके लिए सरकार द्वारा अनेक राज्य प्राणी उद्यान स्थापित किए गए, जिनमें राष्ट्रीय उद्यान दुधवा प्रमुख है जो लखीमपुर खीरी में स्थित है।
और ये पीलीभीत जिले तक फैला हुआ है। लुप्त प्रजातियों में जैसे कछुआ, घड़ियाल, टाइगर, हाथी तथा सारस पक्षी आदि का संरक्षण किया जा रहा है और इनके बचाव के लिए अनेकों कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनमें हमारे राष्ट्रीय प्राणी उद्यानों का विशेष योगदान है, जहाँ पर इन सभी का देखभाल की जाती है और इनकी प्रजाति को विलुप्त होने से बचाए जाने की अनेकों योजनाएं चलती रहती हैं।